नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खेल कमेंटेटर कुलविंदर सिंह कंग। कुलविंदर, स्पोर्ट्स कैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आनंद, नमस्कार आपको और सभी सुनने वालों को। बैडमिंटन, क्रिकेट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के साथ ढेर सारी खेल खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले स्पोर्ट्स हेडलाइंस। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन का सफर समाप्त। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच नॉटिंघम में दूसरा टेस्ट मैच जारी। दक्षिण अफ्रीका ने भारत को पहले 2020 क्रिकेट मैच में 7 विकेट से हराकर श्रृंखला में ली 1-0 की बढ़त। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पंजाब ने उत्तर प्रदेश को हराकर जीता हॉकी का स्वर्ण पदक। पदक तालिका में हरियाणा टॉप पर। आज खेल प्रेमियों की निगाहें लगी थी जकार्ता के बैडमिंटन कोर्ट पर, जहां इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स और पुरुष सिंगल्स दोनों में भारतीय खिलाड़ी चुनौती पेश कर रहे थे। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु का सफर समाप्त हो गया है। क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की रत्चानोक इंतानोन ने सिंधु को 21-12, 21-10 से हराया। पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन को चीनी ताइपे के चाउ तीन चेन से हार का सामना करना पड़ा। चेन ने लक्ष्य को 16-21, 21-12, 14-21 से लक्ष्य ये मुकाबला गंवा बैठे। यहां पर कुलविंदर, बात की जाए अगर सबसे पहले सिंधु की बात करते हैं तो सिंधु ने जो खेल का प्रदर्शन किया, डाउन द बेस लाइन बहुत सारे एरर्स उन्होंने किए जजमेंट में, साथ ही जब नेट पर खेलने आ रही थी तो बहुत टेंटेटिव नजर आ रही थी। आपने बिल्कुल सही कहा, पीवी सिंधु में वो बात नहीं लग रही थी जिसके लिए वो जानी जाती है। और ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली भारत की खिलाड़ी, तो कुछ न कुछ ऐसा होना चाहिए था कि शायद वो टक्कर देती, लेकिन केवल 33 मिनट में ही उन्होंने एक प्रकार से सरेंडर कर दिया और बड़े गैप के साथ 21-12, 21-10। आप बड़ा फाइट कीजिए, क्लोज जाइए, उसके बाद हार होती है तो समझ में आती है। यहां आगे आपको कॉमनवेल्थ गेम्स में खेलना है, एशियन गेम्स आगे हो गई हैं लेकिन उसके लिए भी तैयारी करनी है। वहां आपको नंबर 1 रैंक मिली हुई है तो उस रैंक को भी बरकरार रखना है। और ये सुपर 500 टूर्नामेंट थोड़ा सा मैं समझता हूं कि रैंकिंग के हिसाब से, पॉइंट के हिसाब से भी कुछ लिया जाता है। यहां पर ये हार इतनी 33 मिनट में हुई है, ये थोड़ा सा दुखदायी लग रहा है। लक्ष्य की बात करें तो वंडर बॉय कहे जा रहे थे बैडमिंटन के, जिस ढंग से उन्होंने पिछले साल प्रदर्शन किया था, इस साल उस फॉर्म में नजर नहीं आ रहे हैं। कहां कमी रह गई? देखिए, एक तो अनुभव की कमी है। वंडर बॉय कहा जाता है, शुरुआत बहुत अच्छी करते हैं। क्रिकेट से भी एग्जांपल ले लीजिए, कई खिलाड़ी ऐसे आते हैं, बाद में जब अनुभव होता है, कहते हैं ना, सांड के ऊपर जब घिसते हैं तब जाकर आप तपकर सोना बनता है, तो तब जाके आपको थोड़ा सा ये इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मिलता है। उम्र कम है उनकी, और जो ये थे चाउ तीन चेन, वो बहुत अनुभवी हैं और फिर भी फाइट किए। ये नहीं कि सेट बिल्कुल सीधे सेटों में 1 घंटा तक उन्होंने फाइट की, हारे जरूर है, लेकिन ये है कि धीरे धीरे जैसे ही एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, बड़े टूर्नामेंट में और पार्टिसिपेट करेंगे। और हमारे सुनने वाले जानते ही होंगे कि थॉमस कप में इन्हीं के मैच की वजह से भारत को वो इतने सालों के बाद ट्रॉफी मिली थी। तो मैं समझता हूं कि एक अच्छे उभरते हुए खिलाड़ी हैं और उभरेंगे, भविष्य के सितारे हैं, बैडमिंटन की पताका को आगे लेके जाएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आने वाले टूर्नामेंट में सिंधु और लक्ष्य सेन बेहतर प्रदर्शन करेंगे। क्रिकेट की बात करते हैं। नॉटिंघम में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच 3 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच खेला जा रहा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए कीवी टीम ने ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 163 रन बना लिए थे। इससे पहले इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। इस मुकाबले से ठीक पहले कीवी कप्तान केन विलियमसन कोरोना पॉजिटिव हो गए। वो इस मुकाबले में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। विलियमसन को अब नियमों के अनुसार 5 दिन आइसोलेशन में रहना होगा। टॉम लैथम को टीम की कप्तानी सौंपी गई है। 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट में न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। और इस समय जो बल्लेबाजी चल रही है वो डेवन कॉनवे 46 रन बनाकर खेल रहे हैं और डैरल मिचेल, जिन्होंने पहले टेस्ट मैच में शतक बनाया था, वो 1 रन पर खेल रहे हैं। ये देखिए कि ये 3 टेस्ट मैच की सीरीज है और
इंग्लैंड अपने घर पर खेल रहा है, न्यूजीलैंड के साथ बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे उनके कप्तान कोरोना पॉजिटिव हो गए, तो सब तरफ से। और पिछले टेस्ट मैच हारने के बाद इसको जीतकर बराबरी करना श्रृंखला के लिए जरूरी था, अन्यथा ये टेस्ट मैच भी अगर न्यूजीलैंड के हाथ से निकल जाता है तो श्रृंखला तो वो हार जाएंगे और अगले टेस्ट मैच को जीते या ना जीते उसके कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछली बार डैरेल मिचेल ने शतक बनाया था, टॉम ब्लंडन ने 96 रन बनाए थे, लेकिन वो काम नहीं आ सके कि 5 विकेट से, और लो स्कोरिंग मैच था। न्यूजीलैंड ने 132 बनाए पहली पारी में, 285 दूसरी पारी में। इंग्लैंड ने पहली पारी में 141 बनाए। ये देखिए इंग्लैंड के साथ भी वैसा ही जवाब दिया न्यूजीलैंड ने, लेकिन दूसरी पारी में 279 for 5 बनाकर 5 विकेट से जीता। तो यह थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन इस टेस्ट मैच को बचाना होगा नॉटिंघम में, और आखिरी लीड्स में जाना है, जहां पर कि पिच जो है वो जो बल्लेबाजी उसमें मदद करती है, और गेंदबाज जो है अनुभवी जेम्स एंडरसन, कितने तेज गेंदबाज है और कितने सालों से इंग्लैंड के पताका लेके घूम रहे हैं। इधर साउदी को भी विकेट मिले, उधर उनको भी, यानी कि जो एक एक्सपीरियंस वो यहां पर काम आ रहा है। क्या आपको लगता है ब्रेंडन मैकुलम जो कोच बने, बेन स्टोक्स कप्तान बने, ये नई नवेली जोड़ी इंग्लैंड की जो टेस्ट मैचों में पिछले कुछ समय से जो शर्मनाक प्रदर्शन था उस सूरत को बदल रही है? देखिए, जब भी कोई शर्मनाक प्रदर्शन होता है, दिक्कत आती है, तो गाज कोच के ऊपर गिरती है, कप्तान के ऊपर गिरती है, बदले जाते हैं। और ये केवल क्रिकेट में नहीं, हर खेल में होता है। आपको याद होगा 1998 में हॉकी में जब हुआ था, 2002 विश्व कप में बीच में ही हटा दिए गए थे कोच सेड्रिक डिसूजा। तो ये कोच के ऊपर सबसे पहले गाज गिरती है, लेकिन यहां जो गलतियां हैं, जो कमियां हैं, उनको दूर करने के लिए जो एक नई टीम लाई जाती है वो अपने तरीके से काम करती है। और मैं समझता हूं कि पुनर्निर्माण के दौर से टेस्ट मैच के लिए गुजर रही है इंग्लैंड की टीम। ऐसे बांग्लादेश हुआ, पाकिस्तान में गुजरा था, अब पाकिस्तान की टीम अच्छा खेल रही। तो ये होता है, एक दौर आता है, वेस्टइंडीज के साथ भी ये दौर आता है, तो इंग्लैंड की टीम अब सुधार करेगी। इस मैच पर हमारी नजर बनी रहेगी। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच मुल्तान में दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 37वें ओवर में 3 विकेट पर 194 रन बना लिए थे। 3 मैचों की श्रृंखला में पाकिस्तान 1-0 से आगे है। कितना टोटल देखते हैं? बाबर आजम अभी 77 रन बनाकर आउट हुए हैं। कुलविंदर, देखिए, इमामुल हक ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी, 72 रन बनाए। बाबर आजम कप्तान 77 रन बनाए। और अब रिजवान के ऊपर और मोहम्मद हफीज के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। और मैं समझता हूं कि अगर आप इस टोटल की बात करें तो ये टोटल कोई मुल्तान के क्रिकेट स्टेडियम पर, वहां पर मैंने कमेंट्री भी की है, ये दूसरा ओडीआई है, ये रीशेड्यूल मैच है। तो मैं समझता हूं कि अगर 270 के आसपास स्कोर बन जाता है इस वनडे के लिए, तो वेस्टइंडीज के लिए भारी पड़ सकता है। वेस्टइंडीज की जो टीम है वो T20 की तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन वनडे में जब वो खेलते हैं, चलते हैं, तो 2-3 खिलाड़ी चल जाते हैं, और ये उखड़ती है टीम तो ताश के पत्तों की तरह जाती है। देखना होगा कि क्या वेस्टइंडीज इस मुकाबले को जीतकर श्रृंखला बराबरी की तरफ लाती है या फिर पाकिस्तान जीतने में सफल होता है। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में कल भारत को हार का सामना करना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 7 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 211 रन बनाए और दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 5 गेंद बाकी रहते 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। रसी वैंडर डसन ने नाबाद 75 और डेविड मिलर ने नाबाद 64 रन की पारी खेली। जो दूसरा मुकाबला है वो 12 जून को कटक में खेला जाएगा। कुलविंदर, कल की हार ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए। ऋषभ पंत की कप्तानी पर सवाल, हार्दिक पांड्या का सिंगल न लेना, कैच टपकाना और युजवेंद्र चहल के पूरे ओवर भी नहीं फेंकवाना। देखिए, सबसे बड़ी बात है आनंद कि अगर तो भारत कल जीत जाता तो ये सारी बातें सामने नहीं आनी थी। अब हार हो गई तो उसका पोस्टमार्टम हो रहा है, समीक्षा हो रही है। गलती भारत की है और ये भी सोचना चाहिए था कि पिछले 5 जो मैच हैं, चाहे वो टेस्ट मैच हैं, चाहे ओडीआई, हम हार के आए हैं दक्षिण अफ्रीका में, और दक्षिण अफ्रीका की टीम के 4-5 खिलाड़ी आईपीएल में खेले तो उनकी फॉर्म बरकरार थी। तो कुछ हल्के में लिया, जब लगा कि 211 रन बन गए तो हम शायद बहुत कुछ कर लेंगे, आराम से जीतेंगे, लेकिन गेंदबाजी की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। अब ये देखिए कि पहले 7 ओवर तक 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल कर लिया गया। कप्तानी की नाकामी यहां कही जाएगी, अनुभव की कमी भी कह सकते हैं। पहला है, जब आपको पता है कि आप रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली टीम में नहीं है, बुमराह नहीं है, शमी नहीं है, एक नई टीम लेके आप उतर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा गेंदबाजों पे भी विश्वास करना होगा। जो आपने बात कही कि पूरे ओवर नहीं हुए, ये जो युजवेंद्र चहल हैं,
ये अगर 7 से 15 के बीच में अपने चारों ओवर डाल देते, 4 ओवर, और उसके बाद चाहे रन जाते लेकिन 1-2 विकेट दे जाते, वो कमर तोड़ते टीम की। वहां आपने यजवेंद्र चहल को यूज नहीं किया, उसके 2 ओवर हुए, तीसरा शुरू किया, पहली गेंद पे छक्का लगा, और जो कैच ड्रॉप हुआ, आप ये देखिए कि श्रेयस अय्यर का, आप ये नहीं कह सकते कि मुश्किल, आसान कैच था, गोलगप्पा कैच इसे कहा जाए, गोदी में गेंद आ रही है, आप उसको ड्रॉप कर रहे हैं। उसके बाद ये देखिए कि उस वक्त इतना महंगा साबित हुआ कि केवल 29 रन बनाए थे 30 गेंदों पर, और बाद में इसी डुसेन ने 75 रन बनाए 46 गेंदों पर, यानी कि 16 गेंदों पर बाद में 46 रन बना दिए। डुसेन कोई बहुत बड़े बल्लेबाज नहीं है, अगर इनमें से एक भी आउट हो जाता, डेविड मिलर या डुसेन, तो ये टीम लड़खड़ाती और उसके बाद मुश्किल हो जाती। लेकिन 131 रन की साझेदारी चौथे विकेट के लिए, मैदान जरूर छोटा था, दोनों के लिए छोटा था, भारत के लिए भी और दक्षिण अफ्रीका के लिए, तो सोचना चाहिए था। गलतियां यहां हुई, गलत डीआरएस लिया गया। इसके अलावा गेंदबाजों का फ्लॉप शो रहा, भुवनेश्वर कुमार महंगे साबित हुए, विकेट जरूर मिला उनको, 43 रन दिए, अक्षर पटेल को लाया गया। यहां मुझे जो कमी दिखाई दी, जब आपके पास जसप्रीत बुमराह नहीं है तो अर्शदीप को क्यों टीम में लिया गया, उसको बिठाना चाहिए था। और डेथ बॉलर के वो, यानी कि डेथ ओवर्स के वो शानदार गेंदबाज हैं, यॉर्कर करते हैं, आईपीएल में उन्होंने दिखाया है। आप भी सहमत हैं? सिर हिला रहे हैं आप। हार्दिक पांड्या से गेंदबाजी क्यों नहीं कराई गई? अपनी गेंदबाजी के दम पर उन्होंने आईपीएल का फाइनल गुजरात टाइटंस को जितवाया, 1 ओवर में 18 रन, और जब अंतिम ओवर में 4 रन की जरूरत थी, फिर भी हार्दिक पांड्या याद नहीं आए ऋषभ पंत को। लेकिन यह गलती अकेले ऋषभ पंत की नहीं, मैं मानता हूं राहुल द्रविड़ की भी है। आप संदेश भेजिए ना, जब आपको लगता है कि वो कप्तान कई बार युवा है, अंदर बहुत सी बातें दिमाग में घूम रही होती, कोई बात छूट जाती है, तो बाहर से संदेश भेजिए। आप खुद नहीं कर सकते पंत साहब, तो आप हार्दिक पांड्या से सलाह कर लीजिए। श्रेयस अय्यर कप्तानी कर चुके हैं, आप उनसे सलाह कर लीजिए। टीम मीटिंग होती है ना, बीच में थोड़ा गैप दिया जाता है, और जो रिदम उनका बना था उसको तोड़ा जाता है, तो यहां कमी रही। हार्दिक पांड्या का प्रॉपर यूज नहीं किया, चौथे ओवर में उनको लिए, 5वें ओवर में लिया गया, उसमें 18 रन पड़ गए, उसी को देख लिया कि यार 18 रन दे दिए थे, इनको यूज नहीं करना। तो ये गलती कप्तान की है, टीम प्रबंधन की है, और मैं समझता हूं कि कोई बात नहीं, हम तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में लगे हुए थे, सबकी नजरें उधर थी, हार का किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन अब दूसरे वनडे के लिए आपको जाना होगा, अपने क्रिकेट की किट बैग को बांधना होगा, और भावनाओं की जो आपकी एक गठड़ी लिए घूम रहे हैं ना, उसको यहीं छोड़ना होगा, नए सिरे से अगले मुकाबले में लड़ना होगा, और मैं समझता हूं कि भारतीय टीम वापसी करेगी। जी हां, बिल्कुल करेगी। उधर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी वनडे श्रृंखला के लिए श्रीलंका क्रिकेट ने अपनी 21 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। इस टीम में भानुका राजपक्षे की वापसी हुई है, जबकि दुनित वेलालेज को पहली बार शामिल किया गया है। श्रीलंका को ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है, जिसकी शुरुआत 14 जून से हो रही है। दासुन शनाका के नेतृत्व में श्रीलंका इस श्रृंखला में ऑस्ट्रेलिया के साथ उतरेगी, जो क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग का भी हिस्सा होगी। फ्रांस के शतोंग में पैरा निशानेबाजी विश्व कप में भारत के मनीष नरवाल, अशोक और सिंहराज अधाना ने मिक्स टीम 50 मीटर पिस्टल SH1 स्पर्धा में कल रजत पदक अपने नाम किया। इसके साथ भारत अब 3 स्वर्ण और 2 रजत पदक इस प्रतियोगिता में जीत चुका है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति पंकज नकवी को जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया JFI के प्रशासक के रूप में नियुक्त किया है। JFI में अपने पदाधिकारियों के बीच विवाद से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने हाल के एक आदेश में कहा कि प्रशासक नई कार्यकारी समिति के गठन के चुनाव कराने के लिए प्रारंभिक कदम उठाएंगे। टेनिस खिलाड़ियों को इंग्लैंड से एक खुशखबरी मिली है। साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन के आयोजकों ने इस बार प्राइज मनी में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। इस बार कुल प्राइज मनी 40.3 मिलियन पाउंड यानी करीब 393 करोड़ रुपए होगी। पिछले साल ये 35 मिलियन पाउंड थी। विंबलडन की शुरुआत 27 जून से हो रही है। आयोजकों ने यह भी बताया है कि इस बार पुरुष और महिला सिंगल्स में चैंपियन बनने वाले खिलाड़ियों को 2-2 मिलियन पाउंड यानी करीब 19.5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पिछले साल करीब 16.58 करोड़ चैंपियन बनने वाले सर्बिया के नोवाक जोकोविच और ऑस्ट्रेलिया की एशली बार्टी को मिले थे। और अब बात करते हैं राफेल नडाल की। सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले राफेल नडाल ने बार्सिलोना में अपने पैर का उपचार कराया है। वो अपने प्रशंसकों के सामने बैसाखी पर मिलने आए। फ्रेंच टेनिस संघ ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। आइए डालते हैं नडाल के करिश्माई करियर पर एक झलक। Here he comes, young Nadal. Just let him emerge into the
spotlight and the applause. दुनिया में यूं तो आपने कई प्रेम कहानियों के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा या फिर कुछ के साक्षी भी बने होंगे। खेल के मैदान पर एक ऐसे ही अफेयर की शुरुआत 2005 में हुई, जब स्पेन के एक 19 साल के युवा राफेल नडाल दुनिया के सबसे खूबसूरत और रोमांटिक शहरों में से एक फ्रांस की लाल मिट्टी पर पहली बार खेलने आए। रोजर फेडरर के साथ कई दिग्गजों और दावेदारों को पीछे छोड़ते हुए नडाल ने अपने पहले ही प्रयास में फ्रेंच ओपन का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। टेनिस पंडितों के साथ साथ दुनिया भर के खेल प्रेमियों को लगा कि ये पहली नजर का आकर्षण है जो ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। लेकिन युवा नडाल के इरादे कुछ और ही थे। क्ले पर बेहतरीन फुटवर्क, कोहनी, कमर और हाथ के शानदार इस्तेमाल से गेंद को स्पिन कराने का हुनर, बेस लाइन से दनदनाते हुए विनर्स लगाने की ताकत और दोनों हाथों से आकर्षक बैकहैंड शॉट्स, ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स रहे हैं जिसके दम पर नडाल ने लाल बजरी के साथ पहली नजर के आकर्षण को इतनी गहरी मोहब्बत में बदल दिया जिसका इल्म शुरुआती वर्षों में शायद ही किसी को रहा हो। कैलेंडर पर साल बदलने लगे, लेकिन जो नहीं बदल रहा था वो था नडाल का शानदार फॉर्म। साल दर साल नडाल रौला गैरों पर बतौर खिलाड़ी आते और बेहतरीन खेल का प्रदर्शन कर महारथियों को पीछे छोड़ते हुए चैंपियन का ताज पहनकर चमचमाती ट्रॉफी हाथ में लिए दर्शकों के दिलों पर राज करते। इस बीच क्ले पर कई खिलाड़ियों ने अपनी दमदार उपस्थिति से नडाल के लिए चुनौती खड़ी की, लेकिन ये नडाल का खेल के प्रति समर्पण और कभी न हार मानने वाला जज्बा ही रहा कि वो यहाँ के बेताज बादशाह बने रहे। इन बीतते वर्षों में नडाल और लाल बजरी के बीच का रिश्ता नई इबारत लिख रहा था। हर साल रौला गैरों की लाल मिट्टी को नडाल का इंतजार होता और नडाल जब आते तो अपने धाकर प्रदर्शन से एक बार फिर उसे अपना मुरीद बना लेते। इस बार फ्रेंच ओपन शुरू होने से पहले एक बार के लिए ऐसा लगा कि शायद नडाल और लाल बजरी के रिश्ते पर पैर की समस्या के कारण ब्रेक लग जाएगा, लेकिन नडाल ने एक बार फिर दिखाया कि वे कितने समर्पित हैं। म्यूलर विस जैसी लगभग असाध्य समस्या से जूझ रहे नडाल इस बार अपने डॉक्टर के साथ पेरिस पहुंचे। पैर में दर्द न हो इसलिए पैर को सुन्न करने के लिए हर मैच के पहले इंजेक्शन लेते। सुनने में ये जितना आसान है, व्यवहार में उतना ही मुश्किल। नडाल दवाइयों के साथ दर्द झेलते हुए लाल बजरी पर अपने अद्भुत खेल कौशल से एक बार फिर रंग जमाते जमाते फाइनल में पहुंचे और अपने खिताबी मुकाबले में अपने ही अकादमी के शिष्य कैस्पर रूड को हराकर कई कीर्तिमान बनाए। 36 साल की उम्र में तमाम तकलीफों के बीच अपने से 13 साल छोटे खिलाड़ी को हराकर ग्रैंड स्लैम जीतना शायद सिर्फ नडाल के बस की ही बात है। The greatest becomes even greater. It is a 14th Roland Garros title for the greatest player this great tournament has ever seen and ever will see. A 22nd Grand Slam title as he breaks even more records, becomes the oldest ever men's singles champion at Roland Garros and did it in emphatic fashion. वो आउटडोर कोर्ट पर अब तक 93 खिताब जीत चुके हैं, जो विश्व कीर्तिमान है। आउटडोर कोर्ट उसे कहते हैं जिसकी छत खुली हो। रिकॉर्ड 22 ग्रैंड स्लैम जीतकर टेनिस इतिहास के पन्नों में विशिष्ट स्थान बनाने वाले नडाल विंबलडन में खेलेंगे या नहीं, ये बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि बार्सिलोना में जो ट्रीटमेंट वो ले रहे हैं वो कितना कारगर रहता है। संभवतः अपना अंतिम फ्रेंच ओपन खेल चुके नडाल भले ही लाल बजरी पर बतौर खिलाड़ी वापस न लौटें, लेकिन उन्होंने इस कोर्ट से जो अनूठा और नायाब रिश्ता कायम किया है वो आने वाले कई दशकों तक लोगों के जहन में सुखद याद की तरह कायम रहेगा। रवि कपूर, स्पोर्ट्स स्कैन। अब बात कर लेते हैं खेलो इंडिया की। चौथे खेलो इंडिया युवा खेलों में बालिकाओं के जूडो के 40 किलोग्राम भार वर्ग का स्वर्ण पदक महाराष्ट्र की मिताली भोपाल ने जीता है। बालक वर्ग में हॉकी में पंजाब ने उत्तर प्रदेश को 3-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। ओडिशा ने झारखंड को 8-0 से मात देकर कांस्य पदक अपने नाम किया। कर्नाटक की चित्रा बोर्जी ने बालिकाओं की 20 किलोमीटर रोड साइकिलिंग टाइम ट्रायल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। इस स्पर्धा का रजत पदक लद्दाख की लिकजेस अंगमो के नाम रहा। इन खेलों में लद्दाख का यह पहला पदक है। इसी स्पर्धा के बालक वर्ग का स्वर्ण पदक राजस्थान के मुकेश कासवान ने जीता है। पदक तालिका में हरियाणा पहले और महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है। कुलविंदर, अब समय नहीं है कि इस पर आपसे चर्चा की जा सके। स्पोर्ट्स कैन में
शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन का आज का अंक यहीं समाप्त होता है। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, कल आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।